हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत की भूगर्भीय संरचना के बारे में। तो शुरू करने से पहले कृपया वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें, ताकि हमारी वीडियो जो अन्य बच्चे हैं उन तक भी पहुंच सकें और वो स्पष्ट नोट्स और बना सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक आज का भारत की भूगर्भीय संरचना है। तो भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से भारत को 3 स्पष्ट भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो भारत को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें से पहला है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। इसके बारे में जानते हैं। यह गोंडवाना का ही एक भाग है। यह गोंडवाना का ही एक भाग है एवं भारत ही नहीं वरन विश्व के प्राचीनतम चट्टानों में से निर्मित है। यह दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है, जो विश्व के प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है, क्योंकि ये बहुत ही पुराना चट्टानों से निर्मित है। ये प्रायद्वीपीय पठार है जो दक्षिण का है। प्री कैम्ब्रियन काल के बाद से ही यह भाग कभी भी पूर्णतः समुद्र के नीचे नहीं गया है। जो प्री कैम्ब्रियन काल है उसके बाद से ही यह भाग कभी भी समुद्र के नीचे नहीं गया। यह आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। जो आर्कियन युग है उसके आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जो अब नीस या शिस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुका है। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों के निम्न क्रम मिलते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें जो पाए जाने वाली चट्टानें हैं उनके भी कई क्रम मिलते हैं, जिनके बारे में हम यहाँ नीचे देखते हैं। जिसमें से पहला आर्कियन क्रम की चट्टानें। यह चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें हैं। यह अत्यधिक प्राचीन प्राथमिक चट्टानें हैं जो नीस व शिस्ट के रूप में स्थानांतरित हो चुकी हैं। उसके बाद आता है बुंदेलखंड निस व बेल्लारी निस। इनमें से सबसे प्राचीन है। इस चट्टान में जो अग्नि क्रम की चट्टानें हैं, इसमें बुंदेलखंड निस व बेल्लारी निस इनमें से सबसे प्राचीन है। बंगाल निस व नीलगिरी निस भी इन चट्टानों के उदाहरण है। जो बंगाल निस है और नीलगिरी निस है, ये भी इन चट्टानों के उदाहरण है। इसके बाद दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये आर्कियन क्रम के प्राथमिक चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें हैं। ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुके हैं एवं इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। कर्नाटक के धारवाड़ एवं बेल्लारी जिला, अरावली श्रेणियाँ, बालघाट, रीवा, छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों में ये चट्टानें मिलती हैं। भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार इसी क्रम के चट्टानों में मिलते हैं। याद रखिएगा, एक बहुत भी वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई तो पॉइंट है कि भारत में सर्वाधिक खनिज भंडार किस क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। तो उसका सही आंसर है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। लौह अयस्क, तांबा, स्वर्ण इन चट्टानों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं। ये भी एक वीवीआई है, क्योंकि जो स्वर्ण लौह अयस्क है, लोहा, तांबा, स्वर्ण जो सोना है, इन्हीं चट्टानों में मिलते हैं। तीसरा चट्टान है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इनका निर्माण धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पढ़े हैं उसका जो अपरदन हुआ, निक्षेपण, जो उसके बाद वहाँ से जो नदियाँ बहीं वो अपने साथ कुछ रेतीली चीज लाई, जिसके कारण अपरदन उसका जो होने लगा, यानी धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लगा। तो नदी बहाकर उसको अपरदन करते करते कुछ समय बाद वह एक जगह इकट्ठा हो गया और चट्टान का रूप ले लिया, जिसे हम लोग कुड़प्पा क्रम की चट्टाने के नाम से जानते हैं। निक्षेपण से हुआ है। ये अपेक्षाकृत कम रूपांतरित हैं, क्योंकि यह बाद में बनी है इसलिए कम रूपांतरित हैं, परंतु इनमें भी जीवाश्म का अभाव मिलता है। इनमें भी जीवाश्म का अभाव मिलता है। आगे बात करेंगे। कृष्णा घाटी, भारत का जो कृष्णा घाटी है, नल्ला मलाई पहाड़ी क्षेत्र, पापाधानी व चेयार घाटी आदि में ये चट्टानें मिलती हैं। अब चौथा इसमें है विंध्य क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें के बाद ये चट्टानें निर्मित हुई हैं। यानी कुड़प्पा क्रम की जब चट्टानें निर्मित हुई उसके बाद ये चट्टानें निर्मित हुई हैं। इनका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम क्षेत्र तक है।
याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विंध्य क्रम की चट्टाने का विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम क्षेत्र तक है। विंध्य क्रम के परतदार चट्टानों में बलुआ पत्थर मिलते हैं। इन चट्टानों का एक बड़ा भाग दक्कन ट्रैप से ढका है। हमारा 5वां नंबर की चट्टाने हैं गोंडवाना क्रम की चट्टाने। ये गोंडवाना क्रम की चट्टाने के बारे में जानते हैं थोड़ा। ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरेसिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये चट्टानें कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टानों में मिलता है। ये परतदार चट्टानें हैं एवं इनमें मछलियों एवं रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं। दामोदर, महानदी और गोदावरी व इनकी सहायक नदियां में इन चट्टानों का सर्वोत्तम रूप मिलता है। अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण महायुग और युग को किस प्रकार विभाजित किया गया है। आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कभी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है हम किस महायुग में हैं, वर्तमान में कौन सा महायुग चल रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा वर्तमान में सिनोजोइक महायुग यानी कि एरा अभी चल रहा है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, क्वाटरनरी, टर्टियरी। ठीक है, ये कब से स्टार्ट है? 1.6 मिलियंस ऑफ ईयर्स से यह हो गया है, इसको शुरू हुए जिसमें मानव की उत्पत्ति हुआ है। मानव की उत्पत्ति इसी काल में, सिनोजोइक काल में ही हुआ है। उसके पहले मेसोजोइक महायुग था, जिसमें क्रेटासियस था, जुरासिक था, त्रियासिक था। यह 138 मिलियन ईयर पहले ये महायुग था। उस समय डायनासोर्स जो थे उस समय उनका युग था। उसके बाद आता है पेलियोजोइक महायुग में। यह पर्मियन, इसको भी कई युगों में बांटा गया है। पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिबियोनियम, सिलुरियन, ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन। ये भी लगभग आप देख सकते हैं कितने कितने मिलियंस ऑफ ईयर में इसको भी विभाजित किया गया है। पर्मियन मास एक्सिस्टेंशन इसमें हुआ था। इन्वर्टिब्रेट्स बिकम्स कॉमन। उसके बाद भी कई सारे महायुग है, जैसे प्रोटेरोजोइक, अर्कियन और हेडियन। सबसे पुराना महायुग कौन है इसमें? हेडियन, जिस पर हेडियन ही महायुग में अर्लीस्ट लाइफ यानी लाइफ की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे सवाल पूछ जाता है अक्सर एग्जाम में कि अर्लीस्ट लाइफ की शुरुआत किस महायुग में हुई थी। उसका सही आंसर है हेडियन में। हेडियन के किस युग में हुई थी? तो प्री कैम्ब्रियन काल में, यानी प्री कैम्ब्रियन युग में ये हुआ था। हमारा 6वां पॉइंट है दक्कन ट्रैप। इसका निर्माण मेसोजोइक महायुग के क्रीटेशियस युग में हुआ था। आपको मैंने बताया था कि जो मेसोजोइक है, यहाँ पे मेसोजोइक में क्रीटेशियस जो है, इसमें दक्कन ट्रैप, ये जो चट्टान है, इसका निर्माण हुआ था। इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से लावा का बृहद उद्धार हुआ था। इस समय जो थे बड़े बड़े ज्वालामुखी फटने लगे, जिसके कारण इनसे लावा निकला और लावा निकलने के कारण इनका निर्माण हुआ दक्कन ट्रैप का, जिसको हम लोग आज दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। यानी कि वो लावा से बना हुआ चट्टाने हैं एवं लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र इससे आच्छादित हो गया है। यानी कि यह लावा 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में 600 से 1500 मीटर एवं कहीं कहीं तो 3000 मीटर की मोटाई तक बेसालिटक लावा का जमाव मिलता है। यानी कि इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो दक्कन ट्रैप है उसमें 600 से 1500 मीटर यानी गहराई में जाने तक भी, और कभी कभी 3000 मीटर तक अंदर जाने पर बेसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है। इतने गहराई तक लावा का जमाव हुआ था उस समय। आगे बात करते हैं। यह प्रदेश दक्कन ट्रैप कहलाता है। मैंने पहले ही बताया था आपको। राजमहल ट्रैप का निर्माण इससे भी पहले जुरासिक युग में हो गया था। जो राजमहल ट्रैप है उसका भी निर्माण जुरासिक युग में हो गया था। जहाँ पठार होते हैं वहाँ खनिज भी अवश्य होते हैं। ये नोट पॉइंट में आप याद रखिएगा हमेशा कि जहाँ पे पठार मिलेंगे वहाँ पे खनिज भी अवश्य होते हैं।
अब यहाँ पे बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार का महत्व। प्रायद्वीपीय जो पठार है उसका क्या क्या महत्व है। तो सबसे पहला है, भौगोलिक तौर पर दक्कन का पठार लंबवत संचलन के उदाहरण रहे हैं एवं यहाँ अनेक जल प्रपात मिलते हैं। जल प्रपात वे होते हैं जो नदियाँ ऊंचाई से पहाड़ों पर से गिरती हैं, उन्हें जल प्रपात कहते हैं, जिनमें यहाँ जल विद्युत उत्पादन संभव है। और इन जल प्रपातों पर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। पठारी भागों पर अनेक प्राकृतिक खड्डों के मिलने के कारण यहाँ तालाबों की अधिकता है। जो पठारी भाग हैं वहाँ पर अनेक खड्डे मिलते हैं जिनके कारण वहाँ पे तालाब अनेक मात्रा में पाए जाते हैं, जिनसे सिंचाई व्यवस्था संभव हो पाती है। दक्कन के लावा पठार के अपर्दन एवं अपक्षयन से उपजाऊ काली मिट्टी निर्मित हुई है, जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लैटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिन पर मसालों, चाय, कॉफी आदि की खेती की जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के शेष भागों की लाल मिट्टियों में मोटे अनाज, चावल, तंबाकू एवं सब्जियों की खेती की जाती है। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके जो जितने भी शेष भाग हैं उनमें लाल मिट्टियों में मोटे अनाज, यानी कि जो अनाज होते हैं मोटे मोटे अनाज उसमें उगाए जाते हैं, चावल उगाए जाते हैं, तंबाकू, सब्जियों की खेती की जाती है। पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेशों में सदाहरित वन मिलते हैं। जो पश्चिमी घाट है उनके वर्षा वाले क्षेत्रों में सदाहरित वन मिलते हैं एवं यहाँ सागवान, देवदार, अबानूस, महोगनी, चंदन, बांस आदि आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी वनों की लकड़ियाँ मिलती है। इस पठार के आंतरिक भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास भूमियां मिलती हैं, जिसके आधार पर पशुपालन संभव हो पाता है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा। भारत का रूर प्रदेश, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों की विपुल भंडार, यानी कि बहुत ही बड़ा भंडार है खनिज संसाधनों का, इसलिए भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। इन्हीं खनिज संसाधनों के आधार पर यहाँ विभिन्न खनिज आधारित उद्योग धंधों की स्थापना संभव हो सकी है। पठारी भाग के तटीय भागों पर अनेक खाड़ियाँ और लैगून मिलते हैं, जहाँ बंदरगाहें व पोताश्रय का निर्माण संभव हो सका है। अब बात करते हैं उत्तर का विशाल पर्वतीय पर्वतमाला, यानी जो भारत है उसके उत्तर में विशाल पर्वतमाला है, उसके बारे में जानते हैं। हिमालय का निर्माण, हिमालय जो है भारत के उत्तर में स्थित है, उसका निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल से गुजरकर संपन्न हुआ है। यानी जो हिमालय बना है एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल से गुजरकर संपन्न हुआ है। यानी इसके निर्माण के संबंध में कोबर का भूसंनति सिद्धांत, जियोसिंक्लिन थ्योरी एवं हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। हिमालय के निर्माण के बारे में कहा गया है कि कोबर का जो भूसंनति सिद्धांत है एवं हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है उसको सर्वाधिक मान्यता दी गई है। कोबर ने, अब जानते हैं, कोबर ने भूसंनति सिद्धांत को पर्वत का पालना कहा है। कोबर ने भूसंनतियों को पर्वतों का पालना कहा है। ये लंबे, संकरे व छिछले जलीय भाग हैं। कोबर के अनुसार आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टेथिस भूसंनति थी, जो उत्तर की अंगारा लैंड को दक्षिण के गोंडवाना लैंड से पृथक करती थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर, यानी कि आज जहाँ हम हिमालय देखते हैं वहाँ कभी टेथिस भूसंनति थी। टेथिस भूसंनति का मतलब वहाँ पे एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर, और वहाँ पे कुछ छिछले पानी हुआ करता था जिसको हम लोग टेथिस भूसंनति के नाम से जानते हैं। वो 7 करोड़ वर्ष पहले था, और उसके उस साइड जो था वो अंगारा लैंड के
उत्तर की अंगारा लैंड को और दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। टेथिस सागर एक बड़ा सागर था जिसके उत्तर में अंगारा लैंड थे और दक्षिण में गोंडवाना लैंड थे। जो आज हम तिब्बत देखते हैं, तिब्बत का पठार, वह अंगारा लैंड का ही एक हिस्सा है। और जो दक्षिण में जो हम लोग प्रायद्वीपीय भारत देखते हैं वो गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। अब बात करते हैं इन दोनों के अवसाद टेथिस सागर भूसन्नति में जमा होते रहे। क्योंकि टेथिस सागर भूसन्नति दबा हुआ था, जिसके कारण वहाँ पे नदियाँ उधर से जो अंगारा लैंड की तरफ से नदियाँ बहती थी और गोंडवाना लैंड की तरफ से नदियाँ बहती थी और वही टेथिस सागर में आकर मिलती थी और वहाँ से अवसादों को लेकर आती थी, जिनके कारण अवसाद वहाँ पे जमा होते रहते थे। इन अवसादों का क्रमशः अवतलन होता रहा। वो अवसादों का अवतलन होता रहा, इनको दबाया जाता रहा। इसके परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न अग्रभूमियों में जो दोनों जो संलग्न अग्रभूमि थी जिनसे आती थी में दबाव जनित भू संचलन उत्पन्न हुआ। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये गोंडवाना लैंड है जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है, ये अंगारा लैंड है और ये है टेथिस सागर। तो ये भी पहले भूमि हुआ करती थी, एक महाद्वीप हुआ करती थी और अंगारा गोंडवाना लैंड भी एक अलग महाद्वीप हुआ करता था। और यहाँ पे एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर और यहाँ पे भूसन्नति यानी थी भूमि की यहाँ पे दब गई थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दबाव जनित भू संचलन उत्पन्न हुआ। यानी कि यहाँ पे इतना ज़्यादा ऊंचाई हो गया और यहाँ पे इतना ज़्यादा गहराई हो गया और इसके बाद ये दबाव जनित यहाँ पे प्लेट आपस में सटने लगे। प्लेट जब आपस में सटने लगे हैं वलन से अप्रभावित या अल्प प्रभावित मध्यवर्ती क्षेत्र तिब्बत का पठार के नाम से जाना गया है। यहाँ पे कुछ मिस हुआ है, आपको बता दें कि इसके परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न अग्रभूमियों में दबाव जनित भू संचलन उत्पन्न हुआ। भू संचलन मतलब भूमि चलने लगी, दबाव के कारण बीच में यहाँ पे दबाव पड़ गया, दोनों साइड ऊंचा हो गया, जिसके कारण भूमि थोड़ा सा धीरे धीरे घसकने लगी। भू संचलन उत्पन्न हुआ जिनसे क्यून लून एवं हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ, जिससे ये दोनों आपस में सटते गए और यहाँ पे बीच की जो भूमि थी वो क्या हुई, ऊपर उठती गई। आप देख सकते हैं बीच की जो भूमि थी ऊपर उठती गई, जो यहाँ से अवसादों के रूप में आया था वो धीरे धीरे ऊपर उठते गया, दोनों आपस में सटते गए। दोनों के सटने के कारण यहाँ पे भूमि इतना उठ गई जो आगे चल के हिमालय का निर्माण कर दी। हिमालय का निर्माण इसी प्रकार हुआ है, आप समझ रहे होंगे वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के आपको थ्योरी मिलते रहेंगे। आगे बात करते हैं वलन से अप्रभावित, जो वलन हुआ से अप्रभावित एवं अल्प प्रभावित मध्यवर्ती क्षेत्र तिब्बत के पठार के नाम से जाना गया है। जो अप्रभावित क्षेत्र था वलन से वो तिब्बत के पठार, यानी कि आप देख सकते हैं जिसमें जब ये वलन हुआ आपस में सटा तो ये जो क्षेत्र था ये अप्रभावित था, यहाँ पे कोई इसका प्रभाव नहीं था। ये जो थे ये इतना जो क्षेत्र था ये हम लोग को हिमालय बना और जो अप्रभावित क्षेत्र ये हो गया तिब्बत का पठार। ये जो गोंडवाना लैंड का जो बाकी हिस्सा है जो आज हम देखते हैं ये बन गया हम लोग का प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, जो इसके पहले आप लोगों ने आगे पीछे पढ़ाई किया है, पीछे आपको बताया गया है। आगे जानते हैं वर्तमान समय में प्रतिपादित प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। यानी कि हिमालय उत्पत्ति कैसे हुआ उसके बारे में एक और सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जो हिमालय की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। यानी कि सबसे ज़्यादा व्याख्या इसी से हिमालय की निर्माण की निकलती है। आइए जानते हैं इसके अनुसार, यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार 7 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेटों की ओर भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में गतिशील हुआ। यानी कि उत्तर पूर्व उत्तर में, यानी कि भारत के पूर्व उत्तर में, जो आप भारत देख रहे हैं, जो पूर्व उत्तर में जो तिब्बत का पठार है उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट, यानी कि उसको उस समय यूरेशियन प्लेट कहा जाता था। उधर यूरेशियन प्लेट की ओर भारतीय प्लेट यानी कि दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार जो था उत्तर पूर्वी दिशा में गतिशील हुआ, उधर जाने लगा। 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व ये भूभाग अत्यधिक निकट आ गए। 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व ये भाग इतना निकट आ गए जिनसे टेथिस के अवसादों में वलन पड़ने लगा। वलन मतलब उठने लगे, इतना नज़दीक आते गए जिनसे ये चट्टान इतना नज़दीक आते गए दोनों
कि बीच में जो तैतीस सागर के जो अवसाद थे, जिनसे नदियाँ बह कर उसमें जमा करती थी, वो दोनों अवसाद ऊपर उठने लगे और ऊपर उठते हुए हिमालय का उत्थान प्रारंभ होता गया। जैसे जैसे ऊपर उठने लगा वैसे वैसे हिमालय का उत्थान होता गया। लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की सभी श्रृंखलाएं आकार ले चुकी थी, यानी कि 1 करोड़ वर्ष पूर्व आज से हिमालय की जितनी भी श्रृंखलाएं हैं सब आकार ले चुकी थी। सेनोजोइक महायुग चल रही थी उस समय सेनोजोइक महायुग चल रही थी। सेनोजोइक महायुग के इयोसीन व ओलिगोसीन युग में बृहद निर्माण हुआ। यानी हिमालय का बृहद निर्माण कब हुआ? इयोसीन एवं ओलिगोसीन युग में बृहद निर्माण हुआ। मायोसीन युग में पूर्ववार क्षेत्र के अवसादों के वलन से लघु हिमालय बना। पोटदार पठार यानी कि दिल्ली जो है वाला क्षेत्र जो है वो बना। ठीक है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वाला है, हिमालय का निर्माण कब हो चुका था? तो 1 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय का निर्माण लगभग हो चुका था। और ये हिमालय का निर्माण कब हुआ? तो सेनोजोइक महायुग में इसका निर्माण हो गया। ये भी एक पॉइंट है, सेनोजोइक महायुग। आज भी हम लोग सेनोजोइक ही महायुग में चल रहे हैं, अभी सेनोजोइक महायुग ही चल रहा है। आगे बात करते हैं शिवालिक का निर्माण इन दोनों श्रेणियों के द्वारा लाए गए अवसादों के वलन से प्लायोसीन युग में हुआ। शिवालिक समझते हैं, शिवालिक हिमालय का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वो महान हिमालय है। उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो थोड़ा सा ढलान पड़ता है, उस पर की जो पहाड़ी हैं उनको शिवालिक नाम से जाना जाता है। उनके अवसादों के वलन से प्लायोसीन युग में हुआ। उनका अवसादों का वलन यानी उनका जो अवसाद उठा वो प्लायोसीन युग में उठा। आगे थोड़ा और जानते हैं। नियोजोइक क्वाटरनरी महाकल्प में, महाकल्प यानी महायुग में कि प्लीस्टोसीन व हेलोसीन कल्प में भी इसका निर्माण होता रहा। हिमालय वास्तव में अभी भी एक युवा पर्वत है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। हिमालय जो है अभी भी एक युवा पर्वत है, यानी कभी भी वो जवान है, अभी वो लगातार वह प्रगति कर रहा है, यानी कि उसका उत्थान अभी भी जारी, अभी भी वो बढ़ रहा है, जिसका निर्माण कार्य अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी इसका निर्माण कार्य समाप्त नहीं, अभी भी इसका निर्माण लगातार हो रहा है। हिमालय के क्षेत्र में आने वाले भूकंप हिमालयी नदियों के निरंतर होते मार्ग परिवर्तन व पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झील निक्षेप केरवा हिमालय के उत्थान के अभी भी जारी रहने की ओर संकेत करते हैं। यहाँ पे हिमालय के उत्थान के लिए आप समझ सकते हैं कि जो भूकंप आते हैं हिमालयी क्षेत्र में, जब प्लेट दोनों टकराते हैं जिनके कारण भूकंप पैदा होते हैं, और ये भूकंप प्लेट दोनों टकराने के कारण क्या होता है कि जो अवसाद हैं तैतीस सागर के और ऊपर उठते जाते हैं, जिनसे हिमालय का उत्थान और भी अब धीरे धीरे होता रहता है। यानी कि अब अभी भी इसका निर्माण धीरे धीरे कभी कभी हो रहा है, लगातार चल रहा है। अब जानते हैं हिमालय का महत्व क्या है। तो हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जो हिमालय है भारतीय उपमहाद्वीप की, भारत क्या है, एक उपमहाद्वीप है, कि प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाती है। हिमालय ही बॉर्डर निर्धारित करती है हम लोगों को तिब्बत के और इंडिया के बीच में। इसकी भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप का शेष एशिया से अलग व्यक्तित्व बन सका है। यानी कि भौगोलिक स्थिति ऐसी है भारत की, जिसके उत्तर में हिमालय है, वह क्या करता है, भारत को एशिया से अलग कर देता है। भारत की जलवायु को निर्धारित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी है। भारत की जलवायु को भी ये कंट्रोल करता है। यह जाड़ों में आने वाली ध्रुवीय हवाओं को भारतीय भूभाग पर आने से रोकता है, जिसके फलस्वरूप भारत इन ध्रुवीय हवाओं के प्रकोप से बच जाता है। जो हिमालय के उस पार से, जो तिब्बत के पठार ओर से जो हवाएं आती हैं, ध्रुवीय हवाएं ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी रहती हैं, उनको आने से इधर रोक देता है हिमालय, जिनके कारण भारत ध्रुवीय हवाओं के प्रकोप से बच जाता है। यहाँ पे उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं आती है। इसी प्रकार वर्षा काल में, जब वर्षा का मौसम होता है, हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर भारतीय भूभाग के पर्याप्त वर्षा करता है,
जिस पर हमारी कृषि निर्भर है। हमारी जो कृषि निर्भर है वह हिमालय, कहीं ना कहीं हिमालय के कारण ही निर्भर हो पाई है, क्योंकि हिमालय जो है मानसूनी हवाओं को रोक देता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे मैदानी जो भाग है नीचे, वहाँ पे वर्षा होती है और कृषि कार्य संभव हो पाता है। हिमालयी नदियों को वर्षा वाहिनी भी बनाए रखता है, यानी कि वर्ष भर इसमें वर्षा होते रहता है, क्योंकि हिमालय के हिम के पिघलने से नदियों में जल की आपूर्ति वर्ष भर होती रहती है। जो हिमालय है उसके ऊपर जो बर्फ गिर रहते हैं वो भी पिघलते हैं गर्मी के मौसम में, जिसके कारण नदियों में हमेशा बर्फ जल रहता है, और बरसात के मौसम में भारी बारिश के कारण इनमें जल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इन नदियों के वर्षा वाहिनी होने के कारण यहाँ विभिन्न सिंचाई परियोजना संपन्न हो पाती है। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। उदाहरण के लिए सतलज, यमुना, गंगा आदि नदियों से निकाले गए नहरों को देखा जा सकता है। यहाँ पे सतलज नदी, यमुना नदी और गंगा नदी से कई नहरों को निकाला गया है। ये केवल संभव हो पाया है हिमालय के कारण ही। हिमालय की नदियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में अवसाद भी लाती हैं, जिनसे उपजाऊ जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है। यहाँ कोबाल्ट, निकेल, जस्ता, तांबा, एंटीमनी, बिस्मथ जैसे धात्विक खनिज संसाधन है। इसकी जटिल भूगर्भिक संरचना के कारण धात्विक खनिजों का खनन अभी संभव नहीं हो पा रहा है। यानी कि जो हिमालय जो क्षेत्र है, यहाँ पे कोबाल्ट, निकेल, जस्ता और तांबा, एंटीमनी धात्विक खनिज संसाधन मिलते हैं। इसकी जटिल भूगर्भिक संरचना के कारण, यानी कि जो इतना ज़्यादा पहाड़ है यहाँ पे इसकी जो संरचना है भूगर्भिक इतना ज़्यादा जटिल है, जिसके कारण इन धात्विक खनिजों को अभी भी खनन करने के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। आगे बात करते हैं। यहाँ कोयला, पेट्रोलियम जैसे अधात्विक संसाधन भी हैं। यहाँ पे कोयला भी है, लेकिन हम इनकी जटिल भूगर्भिक संरचना के कारण हम इन्हें नहीं निकाल सकते हैं। अधात्विक संसाधनों के अंतर्गत हिमालय की टर्शियरी संरचना में कोयला के विभिन्न प्रकार मिलते हैं। इनमें सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला एंथ्रासाइट कोयला भी उपलब्ध है। हिमालय में कोयले का सर्वोत्तम जो इथी है वो एंथ्रासाइट है, प्रकार है, वो भी हिमालय में मिलता है, जो कि कारगिल क्षेत्र के रियासी में मिलता है। वन संसाधनों के अंतर्गत सागवान, शीशम, शोक, लारेल, देवदार, मैग्नोलिया, बांस आदि के वन आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यधिक उपयोगी है। इन वन क्षेत्रों में दुर्लभ जड़ी बूटियां भी मिलती हैं, जिस पर हमारा आयुर्वेदिक उद्योग आधारित है। हिमालय क्षेत्र में शीतोष्ण घास भूमियों पर यहाँ के पशु, भेड़, बकरी निर्भर करते हैं। हिमालय विभिन्न प्रकार के विशाल आश्रय स्थल जंगली जीव जंतु के लिए है। वास्तव में हिमालय क्षेत्र को जैव विविधता का विशाल भंडार भी कहा जा सकता है। हिमालय पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है। इसका एक व्यापक सांस्कृतिक महत्व भी रहा है। हिमालय अपनी दक्षिणी भाग के लोगों में समेकित संस्कृति के विकास का आधार रहा है। विविधताओं के बावजूद राजनीतिक व सांस्कृतिक एकत्व का बोध कराने में इसकी महती भूमिका रही है। अब यहाँ पे हम लोग, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग, यानी कि हिमालय हम लोग देख चुके हैं लोग, मैदानी भाग में उसका थोड़ा नीचे आएंगे लोग, तो जो मैदानी भाग है उसके बारे में जानेंगे लोग। वीडियो को कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी प्रकार के वीडियो आप आगे भी चाहते हैं तो आपको जरूर मिलेगा।